नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बीते हफ्ते फिल्म सिटी नोएडा की बैरक नंबर 16A के एक पार्क में एक आपात बैठक हुई। बैठक आपातकालीन थी, फिर भी तमाम घोघा बसंत एंकराएं इसमें शामिल हुए। सब एक गोल घेरे में बैठकर गंभीर बहस में लिप्त थे। घेरे के बीचों बीच एक लोटा, एक बाल्टी और एक टब रखा हुआ था। बैठक का मुख्य एजेंडा था घोघा बसंतों को डूब कर मरने के लिए क्या ठीक रहेगा, एक टब पानी, एक बाल्टी पानी या फिर एक लोटा पानी। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुनिया में दुख है और इस दुख का कारण है। एंकराओं के दुख का कारण था द कारवां में छपी एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कई बड़े पत्रकारों के साथ मीडिया के उस छोटे से हिस्से पर नियंत्रण करने की कवायद कर रहा था जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। खास बात यह रही कि इस बैठक में अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, राहुल कंवल, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत, रोहित सरदाना जैसे तमाम सरकार समर्थक चेहरों को बुलाने के लायक भी नहीं समझा गया। आंख की कोरों में उतर आए आंसू को अपनी लटों से छुपाते हुए सबसे तेज चैनल वाली एक एंकरा बोली, इतना सब करने का यही फल है तो बेहतर है कि हम सब डूब मरें। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एंकरा के इस प्रस्ताव का सभी घोघा बसंतों ने ध्वनिमत से समर्थन किया। जब यह तय हुआ कि डूब कर मरना ही बेहतर है, तब मुंबई से दिल्ली भागकर आए राष्ट्रवादी चैनल के स्वयंभू सरगना ने एक गंभीर सवाल उछाला। बीते 6 सालों में राष्ट्रवादी कुनबे के पत्रकारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इससे नरक में ठेली ठेला वाले हालात पैदा हो गए हैं। बेहतर होगा कि हम सब एक टब में डूबकर अपने प्राण दें, क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह होती है। इस मौके पर आपको आगे रखने वाले चैनल की एंकरा लियाकत ने पूरी नज़ाकत से कहा, हमने क्या क्या न किया, मोदी मोदी करते हमारे गले में बलाघात पड़ गए, फिर भी ये सिला मिला। वफा की कीमत जफा से चुकाई मोदी जी ने। आज दंगल में इन्हीं टीका टिप्पणियों पर बहस करेंगे। आखिर टीका पीएम को तो दर्द विपक्ष को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन को पहली डोज लगवाकर वैक्सीन पर सियासत कर रहे विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। विपक्षी नेताओं ने वैक्सीनेशन में एक बार फिर से राजनीति तलाश ली है और टीका तो लगवाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं विपक्षी नेताओं में। बुखार आया है विपक्षी नेताओं को। मोदी ने एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन की डोज ली, लेकिन मुझे हैरानी हुई कुछ विरोधी दलों ने इसे भी राजनीति का इशू बना दिया। विश्वास की वैक्सीन से भ्रम दूर, क्या कहेंगे विपक्षी? कि पीएम को टीका लगा, किस को चुभा? एम्स में आज सुबह कोरोना की वैक्सीन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई, लेकिन दर्द वैक्सीन विरोधियों को हो रहा है। टीका प्रधानमंत्री ने लगवाया, लेकिन दर्द कहीं और हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे, बिना काफिले के एम्स पहुंचे, बिना सुरक्षा रूट लगवाए एम्स पहुंचे। प्रधानमंत्री की गाड़ी आम गाड़ियों की तरह सड़क पर निकली, रेड लाइट पर 3 जगह रुकी। एम्स में भी किसी तरह की सिक्योरिटी का कोई खास तामझाम नहीं था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एंकरा बोली, टब भारतीय संस्कृति का पात्र नहीं है, बेहतर है कि हम सब बाल्टी या फिर लोटे में डूब मरें। यह बात सबको जची। तिहार शिरोमणि ने इस मौके पर हस्तक्षेप किया, अगर मरना ही है तो क्यों न हम सब साथ लोक कल्याण मार्ग के सामने सामूहिक आत्मदाह करें। आखिर जिसके लिए हमने अपनों से, गैरों से, वतन से दगा किया, उसे भी तो पता चलना चाहिए। घोघा बसंतों की इस कचौधन को पार्क में बैठा एक भिखारी काफी देर से सुन रहा था। वह उठकर उनके पास आया और बोला, आप लोगों की समस्या बहुत छोटी और समाधान बहुत आसान है। इस बात पर सबसे तेज चैनल वाले मोहित सरगना का दिमाग गर्म हो गया। वह बोला, अब तुम्हारे जैसे भिखारी हमको समझाएंगे कि मरना कैसे है। मामला गर्माते देख बीएनडी ने बीच बचाव किया। उसने भिखारी से कहा, अगर आपके पास डूब मरने की कोई इससे बेहतर योजना हो तो बताइए। भिखारी ने कहा, दरअसल आप लोगों को डूब मरने के लिए बस चुल्लू भर पानी काफ़ी है। इस सलाह पर लगभग सभी घोघा बसंतों ने एक ही आपत्ति जाहिर की। भारत भूमि पर लोग युगों युगों से चुल्लू भर पानी में डूब कर मरते आए हैं। अगर हमारे जैसे महत्वपूर्ण एंकराएं भी चुल्लू भर पानी में ही डूब कर मर गए तो यह कोई यादगार मौत न होगी। फिर हमें याद कौन रखेगा। यह सुन भिखारी ने अपनी सलाह को संपादित कर दिया। उसने कहा, वैसे तो आप लोगों को डूब कर मरने की ज़रूरत ही नहीं। आप सबके गुरु, कान से गोला दागने वाले शर्मा जी और मुंह से मिसाइल दागने वाले गुप्ता जी को भी सरकार ने इस लायक नहीं समझा। घोघा बसंतों की सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। अपमान की तपती दोपहरी पर मानो किसी ने बहानेबाजी की शीतल बारिश कर दी।
सबने भिखारी को समवेत स्वर में धन्यवाद दिया और घोषणा कर दी कि फिलहाल कोई उचित विकल्प न मिलने के कारण सबका मरना कैंसिल। केंद्रीय मंत्रियों के समूह के साथ पत्रकारों की बैठक की आधिकारिक रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। बैठक का एजेंडा था सरकार की रीतियों नीतियों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करना, सरकार के आलोचक पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से कायदे से निपटना। उस बैठक में शामिल कई पत्रकारों ने अपनी ही बिरादरी यानी मीडिया की आज़ादी को घटाने के उपाय सरकार को सुझाए। आज की टिप्पणी में हम उन तमाम पत्रकारों का एक हॉल ऑफ शेम तैयार करने जा रहे हैं। एक एक कर आप उनके नाम जानिए और साथ में सरकार को दिए गए उनके बहुमूल्य सुझाव भी। सबसे पहले 2 डिस्क्लेमर। इस सूची में शामिल ज़्यादातर पत्रकारों ने इस मीटिंग से इनकार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इसे ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात बताया है, न कि आधिकारिक मुलाकात। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी कर इसे आधिकारिक बना दिया है। कुछ पत्रकारों ने अपने बयानों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन हमारे सामने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वो रिपोर्ट है और सरकार ने भी अभी तक उस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन मंत्री शामिल थे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, एस जयशंकर, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, बाबुल सुप्रियो और अनुराग ठाकुर इसके सदस्य थे। इस तरह की कुल 3 बैठकें हुई। एक मंत्री किरण रिजिजू के घर पर, जिसमें तमाम पत्रकार और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए। बाकी 2 बैठकें ऑनलाइन वेबिनार के जरिए हुई थी। ये सभी बैठकें बीते साल जून के महीने में हुई। बैठक के वक्त को ध्यान में रखिए, ये वो समय था जब देश कोरोना लॉकडाउन से गुजर रहा था। देश की बड़ी आबादी पैदल ही पलायन कर रही थी, सब कुछ ठप पड़ा था। तब सरकार और उसके मंत्रियों की प्राथमिकता मीडिया से निपटने और निपटाने की थी। तो पेश है भारत की मीडिया के उन कुछ एक दिग्गज पत्रकारों का हॉल ऑफ शेम। इस रिपोर्ट में एक नाम है वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता का। कंचन गुप्ता ने सरकार को कई सलाहें दी। उन्होंने कहा, ऑनलाइन न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है, युवा इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन मीडिया को कैसे प्रभावित करना है, या फिर हमारे पास अपने ऑनलाइन पोर्टल होने चाहिए जिन पर ग्लोबल कंटेंट हो। गूगल अक्सर प्रिंट, वायर, स्क्रॉल और हिंदू के कंटेंट को प्रमोट करता है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है। इससे निपटने की अलग से रणनीति बनानी होगी। अगला नाम है नितिन गोखले का। नितिन गोखले फिलहाल स्ट्रेटेजिक न्यूज़ ग्लोबल के प्रधान संपादक हैं। इससे पहले वो एनडीटीवी में रक्षा मामलों के संपादक थे। इन्होंने भी कथित तौर पर सरकार को पत्रकारिता की नकेल कसने के कई उपाय बताए। इनका सबसे सनसनीखेज सुझाव था कि पत्रकारों की कलर कोडिंग होनी चाहिए। जो तटस्थ हैं उन्हें हरा रंग, जो खिलाफ हैं उन्हें काला रंग, और जो पक्ष में खड़े हैं उन्हें सफ़ेद रंग से चिन्हित करना चाहिए। नितिन आगे कहते हैं, क्षेत्रीय मीडिया के असर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बड़े क्षेत्रीय भाषाई मीडिया के साथ संपर्क करना चाहिए और उसके संपादकों, ब्यूरो चीफ आदि से निरंतर संवाद करना चाहिए। इसी तरह नितिन का एक और सुझाव था कि सरकारी मीडिया का और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ प्रवक्ता होना चाहिए, मसलन वर्ल्ड ट्रेड, चीन, पर्यावरण आदि मसलों पर। डेक्कन हेरल्ड के राजनीतिक संपादक शेखर अय्यर ने कहा, एक ऐसे तंत्र की ज़रूरत है जिसमें रिपोर्टर को पहले से ही किसी बड़े फैसले के पक्ष में माहौल निर्मित करने के लिए ब्रीफ किया जाए। वो लोगों को बता सके कि यह निर्णय क्यों किया गया और क्यों ज़रूरी था। इससे तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को बल मिलेगा। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन और प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने भी कुछ हाहाकारी सुझाव दिए। उन्होंने कहा, जिन छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों को पहले से ही हाशिए पर धकेल दिया गया है, वही समस्याएं खड़ी करते हैं। भारत सरकार के पास ऐसे लोगों पर काबू करने की असीमित ताकत है। सूर्यप्रकाश कहते हैं, बीते 6 सालों में हमने अपने मीडिया के मित्रों की सूची को बढ़ाया नहीं, उन्हें अपना सहयोगी नहीं बनाया है। हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए। उनकी अगली सलाह है, पार्टी के प्रवक्ताओं और नौकरशाहों को मीडिया से निपटने, डिजिटल मीडिया की कहानियों को काउंटर करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। शिक्षित लोगों से निपटने के लिए हमें अलग मंच की ज़रूरत है। इसलिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को प्राथमिकता पर रखने की ज़रूरत है। प्रसार भारती के अंशकालिक सदस्य अशोक टंडन ने कहा, चुनाव के दौरान मीडिया का प्रबंधन सरकार द्वारा शानदार रहता है।
क्यों ना हम बाकी पूरे साल भी मीडिया को इसी तरह से मैनेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कीजिए ताकि पत्रकारों को मुद्दे से जुड़ी लाइनें सीधे मुहैया करवाई जा सकें। पूर्व पत्रकार अशोक मलिक ने कहा, एक और व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाइए। यानी पत्रकारों और सरकार के नुमाइंदों के बीच जिस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हर दिन की कवरेज तय होने की बातें दबे छुपे कही जाती हैं, उनमें सच्चाई है। अशोक मलिक आगे सुझाव देते हैं, मंत्रियों द्वारा ऑप-एड लिखवाना बंद कीजिए। यह महामारी बन चुका है और इसके विपरीत परिणाम होते हैं। लोग इसे प्रोपेगेंडा के रूप में देखते हैं और कोई पढ़ता भी नहीं। मलिक कहते हैं, हमारे यहाँ जो तथाकथित सामाजिक समस्याएं हैं वो विदेशी मीडिया के समर्थन से एक बड़ी मुसीबत बन गई हैं। प्रिंट और वायर से सीख लेने की ज़रूरत है, यानी दोनों से एक साथ निपटने की ज़रूरत है। इसके बाद मलिक सरकार को एक ज़बरदस्त सुझाव देते हैं। मंत्रियों के चुनिंदा समूह के लिए एक नियत प्रवक्ता होना चाहिए जो हर कहानी का एक बैकग्राउंड सूचना मुहैया करवाए और कहानी को स्पिन दिया जा सके। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने अपने सुझाव में कहा, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स की बहुत कमी है। विदेशी मीडिया के साथ सहयोग की क्षमता को भी बढ़ाना ज़रूरी है। दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय की एक अलग ही चिंता सामने आई। उन्होंने कहा, हम अपना नैरेटिव यानी कथानक गढ़ने की बजाय सिर्फ प्रचलित कथानकों पर ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं, PIB अभी लेफ्ट की आइडियोलॉजी से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। इसके अलावा अभिजीत मजूमदार और नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, लेकिन उनके सुझावों का दायरा फेक न्यूज़ प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया की खबरों को रीट्वीट और प्रमोट करने तक ही सीमित था। इस घटना ने एक दशक पहले भारतीय मीडिया के सामने पेश आए नीरा राडिया टेप स्कैंडल की यादें ताज़ा कर दी हैं। आज जिन पत्रकारों का जिक्र हुआ है, उन्होंने सियासत और पत्रकारिता को अलग करने वाली रेखा का अतिक्रमण किया है। यह पत्रकारिता की नैतिकताओं के साथ भी दगाबाजी है। लेकिन इस घटना की सबसे अहम सीख यह है कि राजनीतिक जमात ने अपने समर्थक पत्रकारों को भी बेशर्मी से सबके बीच बदनाम कर दिया। अगर आपको लगता है कि सरकार की जी हुजूरी करके आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सत्ता दरअसल उन्हें इस्तेमाल करती है। पत्रकारिता की यह कड़वी सच्चाई आज हमारे सामने है। कुछ पत्रकार ही सरकार को पत्रकारिता की नकेल कसने के उपाय बता रहे हैं। यह पत्रकारिता के लिए संकट का वक्त है। आज वही मीडिया संस्थान जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर सकता है जो आपके सहयोग से चले, जनता के समर्थन से चले। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम कॉरपोरेशन और राजनीति दोनों के दबावों से मुक्त होकर पत्रकारिता कर सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। एक तरफ पत्रकार सरकार से मिलीभगत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका स्थित शोध संस्था फ्रीडम हाउस ने अपनी ताज़ा रैंकिंग में भारत को 4 पायदान नीचे गिरा दिया है। फ्रीडम हाउस की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नागरिक अधिकारों की आंशिक आज़ादी ही रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों में उनकी सहयोगी सरकारें अपने आलोचकों का दमन कर रही हैं। बिना किसी पूर्व योजना के लॉकडाउन लगाने से लाखों की संख्या में गरीबों को विस्थापित होना पड़ा है। मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिसके चलते उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की बजाय नरेंद्र मोदी चीन की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। नए नागरिकता कानून का विरोध करने वालों का हिंसक तरीके से दमन किया गया। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों और अकादमिकों को जेल में डाला जा रहा है। राजद्रोह के कानून का बेजा इस्तेमाल लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। 2014 में बड़े अरमान से रखा था बलम तेरी कसम, मोदी से प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम। लेकिन 7 साल बीतते बीतते मोदी जी ने जनता के प्यार का क्या सिला दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का। मीडिया पर कब्जे की कहानियां, नागरिकों की आज़ादी का हनन ले देकर अब आप लोगों को बस एक मिडिल क्लास मशीन में तब्दील कर दिया जाएगा जो पैसा कमाएगा, टैक्स भरेगा। इसके दाएं बाएं अगर सरकार से आपने कोई और डिमांड कर दी तो देशद्रोही, भारत विरोधी जैसे तमगे आपके गले में लटका दिए जाएंगे। इस बीच ABP न्यूज़ ने पतन की एक ऐतिहासिक गाथा लिख मारी। बंगाल में चुनाव होने हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मोदी जी की सभा हुई
और चैनल ने रिपोर्टिंग का दायित्व भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंप दिया। और मैं समझता हूं कि ये एबीपी के दर्शक सब महसूस कर रहे होंगे कि आज बंगाल में एक परिवर्तन की ज्वाला जल रही है, जो बंगाल के अंदर विकास की नई इबारत लिखेगी और जो अराजकता है, जो लाइन ऑर्डर कोलैप्स है, जो भ्रष्टाचार है, जो माफिया राज है, वह सब समाप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज की यह रैली एक इतिहास बनाएगी बंगाल में, ऐसा लगता है मुझे रोमाना। मैं एबीपी के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम ब्रिगेड मैदान से बोल रहे हैं, देश का सबसे बड़ा मैदान है। जब यहाँ पर राजनीतिक हलचल होती है तो वह एक परिवर्तन के लिए होती है, और आज ये परिवर्तन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एबीपी के दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे। बात बस इतनी भर नहीं, एंकर रमोना इशर खान ने पत्रकारिता की सारी लोकलाज छोड़ पार्टी का पल्लू ही पकड़ लिया। खुशी देखिए। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि खेला होबे मतलब नारा खेला होबे ममता बनर्जी का। बस एक कसर रह गई है। रिपोर्टिंग तो कैलाश विजयवर्गीय कर ही रहे हैं, अब बस संपादकीय फैसले भी भाजपा को आउटसोर्स कर दिए जाएं तो काम पूरा हो जाए। कल्पना कीजिए, कैलाश विजयवर्गीय संबित पात्रा रिपोर्टिंग करेंगे, अमित शाह जी संपादकीय फैसले लेंगे। एबीपी न्यूज़ का इस धरती पर जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से। यह कहानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवासी विष्णु की है। विष्णु को 20 साल जेल में रहने के बाद अब बाइज्जत रिहा किया गया है। उनके ऊपर बलात्कार का आरोप था। पड़ोसियों ने जमीन की रंजिश में उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया था। उनके 20 साल जेल में कट गए। दो 2003 में हमको सजा पड़ी, दूसरे महीने में 24 तारीख को फरवरी में। तो वहाँ से हम जेल में काट रहे, जब से अब छूट के आए, केस बरी हुआ हमारा। गांव की एक रंजिश वाली, मतलब गाय वाय की वो थी, उसमें औरत कट रहे थे उस टाइम की वो थी, और हरिजन एक्ट का हिसाब से पैसा का मिलने का हिसाब था, इसलिए उनने केस बनवा दिया, और इसलिए 376 बनवा दी। अब भगवान की कृपा रही, माता रानी की, कि उनने हमें साबित झूठा करा। हो सकता था हम वहीं मर जाते, लेकिन जो जेल आके झूठ साबित होना था, और आप लोगों को सबको हमें मिलना था, तो हम वापसी माता रानी ने भेजा हमें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट भी आ चुका है। यह नया एनएल सेना प्रोजेक्ट 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से जुड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इस हमारे नए एनएल सेना प्रोजेक्ट को समर्थन देकर पूरा कीजिए, ताकि हम उन 5 राज्यों से चुनाव से जुड़ी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने ला सकें। नमस्कार।